व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इंटरेक्शन वीडियो। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से आप लोग के लिए वीडियो आए जिसका टाइटल है इंडियाज जीडीपी नंबर शॉक द वर्ल्ड बट इज 13.5 इनफ फॉर इंडिया। तो देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो में। और काफी अच्छी इंडिया की जो जीडीपी नंबर जो ग्रोथ रही है वो बहुत अमेजिंग रही है। तो प्रशांत धवन सर ने किस तरीके से पूरा टॉपिक कवर किया देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो करेंगे डिस्क्रिप्शन में, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना ना भूलें। करें शुरू 1 2 3 एंड लेट्स गो। नमस्कार, नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नंबर सामने आ चुके हैं और इंडिया ने क्वार्टरली बेसिस पर ग्रोथ करी है 13.5% की, जो बहुत इंप्रेसिव है अगर आप दुनिया के बाकी कंट्रीज से कंपेयर करो। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया आज भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है विद 13.5% ग्रोथ, मगर ये पूरे साल की ग्रोथ नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर की, तो इसका मतलब ये है कि हम अप्रैल मई जून ये जो 3 महीने इनकी बात कर रहे हैं, इस समय में इंडिया की जीडीपी 13.5% ग्रो करी है क्वार्टरली बेसिस पर। मगर अपने आप में इस ग्रोथ को अगर हम देखें दुनिया की बाकी कंट्री से कंपेयर करके, तो फ्रांस की जीडीपी ग्रोथ रेट थी क्वार्टरली बेसिस पर सिर्फ 0.5%, यूके की थी 0.1%, एक्चुअली माइनस 0.1%। यूके ग्रो नहीं किया है, इनकी इकोनॉमी आज भी कोविड का इम्पैक्ट फेस कर रही है। उसके अलावा यूएसए, आपको याद होगा रीसेंट जीडीपी नंबर्स के हिसाब से इनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करी है, मतलब कि सिकुड़ गई है इनकी इकोनॉमी बाय 0.6%। एक्चुअली यूएसए में तो अब डिबेट हो रहा है कि क्या यूएस अब रिसेशन में आ चुका है या अभी भी सिचुएशन नॉर्मल है। फिर चाइना का आपने देखा होगा सिर्फ 0.4% की ग्रोथ दिखी है, अभी भी चाइना कोविड के इम्पैक्ट से कंप्लीटली उभर नहीं पाया। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि अपने आप पे जीडीपी नंबर्स अगर इंडिया के कंपेयर करो आप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे यूके हो, जो भी मेजर इकोनॉमीज हो, हम काफी अच्छा कर रहे हैं, बट इसको आज भी हमारे देश में हम डिसअपॉइंटिंग क्यों कह रहे हैं? व्हाई इज 13.5% स्टिल डिसअपॉइंटिंग? रीजन मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद कहा था कि हो सकता है कि पहले क्वार्टर में हमारी टोटल ग्रोथ रेट 16% के भी ऊपर जाए। आरबीआई तो खैर काफी ऑप्टिमिस्टिक था। और जगह आप अगर देखो, फॉर एग्जांपल यूएस मीडिया कह रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया ग्रो करेगा 15% के आसपास पर। ब्लूमबर्ग ने एग्जैक्ट फिगर कोट करी थी कि 15.3% इंडिया ग्रोथ करेगा। इनकी एस्टिमेट्स के हिसाब से जो प्रेडिक्शन करी गई थी उसके हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट उतनी इंप्रेसिव तरीके से ग्रो नहीं करी गई है। इसलिए कहा जा रहा है कि हमको और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है ताकि इकोनॉमी और तेजी से आगे बढ़े ना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 13.5% ग्रोथ रेट ये अभी भी इंडिया में कम क्यों लग रही है, इसके और क्या क्या रीजंस है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जिन जीडीपी नंबर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो 13.5% ये किसने रिलीज किए थे रिसेंटली? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एनएसओ या फिर नन ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पिछले साल आप अगर जाओ फाइनेंशियल ईयर 21-22 के आसपास, तो आपको याद होगा कि पहले क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट आई थी 3 महीने की 20% के भी ऊपर। उसके कंपैरिजन में अब हमारी जो 3 महीने की ग्रोथ रेट है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस ये 13.5% है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे साल में ना हमारी ग्रोथ रेट अब रहने वाली है 7 से लेकर 7.5%। जी हाँ, इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली 7.5% पूरे फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करने वाला है, जो अपने आप में बुरा नहीं है। मगर अगेन दुनिया को इंडिया से उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। मूडीज जो यूएसए की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने ये कहा था कि इंडिया मोस्ट प्रोबेबली ग्रो करेगा 8.8% पे, मगर अब जो रीसेंट डेटा आया ना ये 13% वाला, ये देखकर इन लोगों ने भी जो पूरे साल के एस्टिमेट्स हैं इंडिया की जीडीपी के, ये कट कर दिए और ये कहा है कि नहीं जी, पूरे साल में इंडिया की जीडीपी 7.7% के आसपास ग्रो करेगी, जो काफी नहीं है। ये बातें दुनिया भर में कई अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर्स कह चुके हैं कि इंडिया को अगर लगातार नौकरियां क्रिएट करनी है, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया में आज के समय एक बहुत ही बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का। हमारे देश को नौकरियां और चाहिए, हमारा देश यंग है, यंग पॉपुलेशन है, दे नीड जॉब्स। तो आने वाले 25 सालों तक अगर हमको प्रॉपरली नौकरी देनी है अपनी बड़ी आबादी को, तो 8 से लेकर 10% के आसपास ग्रो करना होगा, उससे कम की ग्रोथ में काम चलेगा नहीं। उसके अलावा देखिए एक फैक्टर यहाँ पर ये भी है कि कौन से सेक्टर आपकी जो ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी देखना होगा। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारी ये 13.5% की ग्रोथ रेट है, इसमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप अगर देखो तो इतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहा जितना हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनीज को भी कहा है
कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करो। वी नीड मोर जॉब्स इन इंडिया। अब यहाँ पर आपका एक मेन क्वेश्चन ये भी आएगा कि कई लोग ना बेस ईयर की बात करते हैं कि बेस ईयर के हिसाब से इंडिया की जो ग्रोथ है बड़ी कम है। इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से बताता हूँ कि 13.5% जो ग्रोथ है ये भी लोगों को कम क्यों लगती है। देखो, जब हम बात करते हैं ना बेस इफेक्ट की, तो इसे हम एक्चुअली यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन को काउंट करने में, उसके अलावा जीडीपी ग्रोथ रेट को समझने में। इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो एक सेब की कीमत थी अप्रैल 2017 में 50 रुपये, ठीक है। अब 50 रुपये से उसके प्राइस में 50 रुपये का अंतर आया, मतलब कि 50 रुपये प्राइस बढ़ गए। तो परसेंटेज में हम क्या कहेंगे कि 2018 में जो सेब के प्राइसेस हैं इनमें 100% का इंक्रीज देखने को मिला। फिर अगले साल हमने देखा कि जो सेब के दाम है ये 50 रुपये फिर से बढ़ गए हैं। तो अब ये बढ़ के कितने हो गए हैं, 150 रुपये हो गए हैं। मगर पिछले ईयर के हिसाब से हम कहेंगे कि कितने प्राइसेस बढ़े हैं, 50% बढ़े हैं। बड़े 50 रुपये ही हैं, मगर न्यूज़ में आएगा कि 50% प्राइसेस बढ़े हैं। उसके बाद अगले साल जब आप जाओगे, कीमत फिर से 50 रुपये बढ़ गई, तो आप कहोगे कि कीमत यहाँ पर 33.33% बढ़ी है। तो इसको हम कहते हैं हाई बेस इफेक्ट इम्पैक्ट। ये इन्फ्लेशन में आपको दिखता है काफ़ी बार। चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते रहते हैं, मगर परसेंटेज में उसका इम्पैक्ट आपको उतना दिखता नहीं है। तो इन्फ्लेशन में तो होता है हाई बेस इफेक्ट। फिर अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी में काफ़ी बार हम बात करते हैं लो बेस इफेक्ट के बारे में। ना लो बेस इफेक्ट क्या होता है, जिसकी हम आज के समय बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक देश है, उसकी जीडीपी है 1 लाख करोड़ रुपए, या फिर चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, उसकी जीडीपी है 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये की जीडीपी है एक इमेजिनरी कंट्री की। वहाँ पर आप 10 रुपये इंक्रीज करते हो जीडीपी में, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हो गया परसेंटेज के हिसाब से, 10%। तो अब जो जीडीपी है देश की ये 110 रुपये हो चुकी है। उसके बाद अगले साल फिर से 10 रुपीज़ का इजाफा होता है, मगर आप जीडीपी परसेंटेज में चेंज क्या देखोगे आप ईयर टू ईयर बेसिस में कि 9% के आसपास ग्रोथ हुई है। फिर उसके बाद मान लो जी कोई आपदा वगैरह आ गई, अब हमारे केस में कोविड हो गया, मगर कुछ और भी हो सकता है, कुछ अर्थक्वेक आ गया, कुछ और हो गया। तो उसके बाद क्या है कि जीडीपी में एक चेंज आया, जीडीपी 30 रुपये कम हो गई। तो 120 में 30 रुपये आप माइनस करोगे, आपकी जीडीपी अब रह गई 90। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखोगे तो 25% का एक बहुत ही बड़ा गड्ढा यहाँ पे हो जाएगा। ओवरऑल आपके देश की जीडीपी अब 90 रुपीज़ हो गई है। अब क्या है कि देखो 90 रुपीज़ में फिर से आप 10 रुपये ऐड कर दोगे ना, तो आपको ग्रोथ रेट दिखेगी 11.11%। आप कह सकते हो कई सालों की ग्रोथ रेट को हमने बीट कर दिया। मगर जो ओरिजिनली नुकसान हुआ था हमारा, जो 110 से सीधा 90 पे हम गिर गए, ये अभी रिकवर करने में टाइम लगेगा। 90 से पहले 100 हो जाएगा, 100 से 110, फिर 120। तो जो ये लो बेस इफेक्ट वाली बात है, अभी आप यहाँ पे कहोगे इंडिया के कंटेक्स्ट में कि कोविड 2020 में हमने देख लिया, ठीक है, 2020-21 में हमने देख लिया। आज भी हम लो बेस इफेक्ट की बात क्यों करते हैं कि जो 13% ग्रोथ रेट दिख रही है ना, इसमें लो बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट है। तो इसका रीज़न यही है कि जो बहुत बड़ा गड्ढा बना था 2022-21 में ना, ये वाला गड्ढा, इसको अभी पूरा करने में कुछ साल लगेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर के बाद आप देखोगे अगर हाई ग्रोथ रेट आती है तो उसमें लोग लो बेस इफेक्ट का यहाँ पे बहाना नहीं लगाएंगे। ये लोग ये नहीं कहेंगे कि जी कोविड में गिर इतना गए थे कि अब इतनी ग्रोथ रेट तो आएगी। हाँ, हालांकि यहाँ पर मैं ये बोलूँगा, बीच में अभी क्या हुआ कि भारत सरकार में फॉर्मर एक फाइनेंस सेक्रेटरी थे। फाइनेंस सेक्रेटरी मैं आपको बता दूं एक बहुत ही ज़्यादा ऊंची पोस्ट होती है। फाइनेंस मिनिस्टर के बाद सीधा आप कह लीजिए फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं मोस्ट पावरफुल इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट कर दी जिसको भारत सरकार ने कहा कि ये फेक न्यूज़ है। इन्होंने कह दिया कि इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से ना इंडिया की 3 साल की आप अगर ग्रोथ रेट देखोगे तो ये आपको 3% के आसपास दिखेगी। अब हालांकि यहाँ पे सरकार ने ये कहा है कि इन्होंने एक जगह जो फिगर है ये थोड़ी गलत ले ली है। जो जीडीपी इन Q1 है ये अब 36,85,000 करोड़ रुपीस हो चुकी है। ये एक्चुअल नंबर है, इन्होंने रियल नंबर कम दिखाया है, तो इससे ऑटोमेटिकली ग्रोथ आपको कम दिखेगी। तो ये थोड़ा सा विवाद चला था, मगर देखिए हमको यहाँ पर एक चीज़ ये भी नोटिस करनी पड़ेगी कि सरकार को ना कैसे भी करके इन्फ्लेशन भी मैनेज करनी है। इन्फ्लेशन के हिसाब से आप अगर इंडिया को देखो तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इवन आफ्टर कोविड। अगर आप रीसेंट डेटा देखो तो इन्फ्लेशन रेट इंडिया में ना 7% के आसपास झूलता रहता है। बाकी देशों में आप अगर देखोगे तो ये फोर्ब्स का आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ मैं, यूएसए में इन्फ्लेशन 8.5% है, ठीक है। उसके अलावा यूके में इन्फ्लेशन आप अगर देखो तो 10.1% के आसपास पहुंच चुकी है। कनाडा में इन्फ्लेशन 7.6% के आसपास है। दुनिया भर में ओवरऑल हम देख रहे हैं
कि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई बढ़ रही है। है, तो जब हाई है। इन्फ्लेशन हाई होती है तो सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है टैक्स बढ़ाना और वेरियस स्टेप्स उठाना जिससे हम ग्रोथ रेट और बढ़ा क्योंकि सकते महंगाई हैं। बढ़ तो रही है, एक लोग पे बहुत ऑलरेडी ही बर्डन है। ट्रिकी अभी सिचुएशन है। और मेरे हिसाब से देखो, मैं यहाँ पर हमेशा की तरह आपको ये कहूँगा, इंडिया में ना हम लोग न्यूज़ को ऐसे देखते हैं कि क्या ये सरकार को नेगेटिव तरीके से दिखाती है या फिर दिखाती है पॉजिटिव तरीके से। पॉजिटिव मैं तरीके आपको ये कहता हूँ कि जो न्यूज़ है, जो डेटा है, उसको रियलिटी के हिसाब से देखो, किसी बायस के साथ आप डेटा को एनालाइज मत करो। तो अगर हम बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया की जो ये परफॉर्मेंस है 13.5% की, देखने में ठीक है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है अभी। गुंजाइश और है। इंडिया का असली टेस्ट मैं आपको कहूँगा कि अगले साल से स्टार्ट होगा, जब लो बेस ईयर इम्पैक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और फिर जो दुनिया कोविड की ऑब्जर्व वजह से करेगी जो कि अफेक्ट हुआ क्या था, इंडिया बिल्कुल। रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ रजिस्टर कर पाएगा या फिर नहीं। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जो रीसेंट हुआ जीडीपी मतलब? नंबर जिनकी हम बात कर रहे थे अभी, ये 13.5%, ये किसने वर्ल्ड किया है रिलीज? तो सही उत्तर वर्ल्ड यहाँ पे बैंक। है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय NSO। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और फाइनली भाई देखो, सीधी सी बात है कि लो बेस इफेक्ट जो बताया, जो कि अफेक्ट हुआ है इंडिया की जीडीपी में, वो अफेक्ट आया है कोविड की वजह से, और वो पूरी दुनिया में, जिसका मतलब इंडिया पे इतना असर नहीं है जितना बाकी कंट्री में आज भी देख सकते हो। इंडिया ने बहुत ही बढ़िया तरीके से टैकल किया इस सिचुएशन को, कि उन्होंने महंगाई इतनी उन्होंने दी है, और जो आरबीआई जो डिसीजंस लेके आई है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो वो चीज़ है। और लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगा अभी भी, कि इंडिया आउट परफॉर्म कर सकती है बाकी कंट्रीज को बहुत जल्द, क्योंकि इंडिया में एक तो काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, गवर्नमेंट डिसीजन बहुत अमेजिंग ले रही है, और साथ ही साथ आरबीआई बहुत बढ़िया तरीके टाइम टू टाइम बहुत चीज़ें चेंज करता रहता है। और मैन्युफैक्चरिंग पे इंडिया का फोकस ये है कि जितनी कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की जगह बाहर हो रही है, जो भी कंपनी इंडिया में रह के बाहर करा रही है, वो इंडिया में कराए। उससे क्या होगा कि और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, साथ ही साथ जो पैसा बाहर जाता है वो पैसा इंडिया की इकोनॉमी में ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल INS विक्रांत, उसके ऊपर 20,000 करोड़ की लागत लगभग लगी है, उसमें से 76 या 80% जो है वो इंडिया में ही उसका वो निर्माण हुआ है हर एक चीज। बाकी 25-24% मेरे हिसाब से, जो भी इफ आई एम नॉट, मतलब मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ उस परसेंटेज में, लेकिन वो थोड़ा बाहर से आया है, नहीं तो बाकी सब निर्माण। तो जॉब क्रिएशन भी इंडिया में हुई है, सारा माल जितना जो कुछ लगा वो इंडिया से लगा है, लगभग 70% के हिसाब से 70s में जो है। तो उसी से क्या, आप जो इतना पैसा उस चीज को बनाने में लगा, तो वो बनाने के ना लेबर चार्जेस ना इंजीनियर्स का पैसा आपको बाहर देना पड़ा, वो कि आपके इंडिया के अंदर हुए। तो वो स्किलफुल इंडिया भी होता जा रहा है, और प्लस एम्प्लॉयमेंट और बड़े लेवल पर जनरेट हो रहा है, और पैसा किसी और को नहीं दिया। एग्जाम्पल रशिया से अगर हम मान लो एक बड़े लेवल पर हम पूरा का पूरा जहाज किसी कंट्री से लाते हैं, एग्जाम्पल फ्रांस, रशिया, किसी से भी, तो हम सारा का सारा पैसा उनको देते हैं, हम उनसे खरीद के ला रहे हैं एक चीज, और वहीं पर उस चीज को हम इंडिया में बना रहे हैं, तो इंडिया का ही पैसा इंडिया के लोगों तक पहुंच रहा है, और वो चीज इंडिया के काम आ रही है। तो उस तरीके से, और जीडीपी का असली टेस्ट बिल्कुल सही कहा कि ये होएगा नेक्स्ट ईयर से होपफुली रियल टेस्ट, क्योंकि अभी जो कोविड लेवल से इंप्रूव होने में जो जीडीपी को टाइम लगा, वो 2-3 साल लगभग लग जाते हैं, और लेकिन इंडिया काफी लोगों से अच्छा कर रही है। और जो टाइम बिल्कुल शट था। इन्फ्लेशन की अगर बात करी जाती है, तो इन्फ्लेशन का सबसे पहली बात ये होती है कि 6-7 के आसपास इन्फ्लेशन रहती है, तो फिर भी एक मॉडरेट कहते हैं कि ठीक है, 10% भी जा रही है, 8% भी जा रही है। तो ये चीज, क्योंकि महंगाई की सबसे ज्यादा मार पड़ती है आम आदमी के ऊपर, उसे खर्चे, और फिर जो टैक्स होता है आम आदमी भरता है, लेकिन जब गवर्नमेंट वो बढ़ाएगी तभी ना टैक्स हर एक चीज कुछ भी, जबकि महंगाई ना हो, आम आदमी के ऊपर बर्डन ना फील हो, ऑलरेडी होगा तो लोग और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे कि यार ऑलरेडी महंगाई इतनी चल रही है, टैक्स भरो। तो वो चीज़ है, तो वो इन्फ्लेशन वो बहुत, ये एक बहुत बड़ी वो होती है, चैलेंज होता है गवर्नमेंट के लिए कि आप इन्फ्लेशन कैसे टैकल कर रहे हो। बाकी अमेजिंग तरीके से एक एक चीज़ बताई गई है, किस तरीके से कितना सिंप्लीफाई करके लो बेस इफेक्ट हर एक चीज़ बताई प्रशांत सर ने। तो इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बहुत कुछ पता लगा इस बारे में, और NSO का भी नहीं पता था मेरे को इस वीडियो के थ्रू पता लगा। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताना। बाकी मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।